हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। कुछ टॉपिक थे जो छूट गए थे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमने उनकी वीडियो थ्योरी के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं डाले क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम तक रिवीजन हो जाना चाहिए। जो जो टॉपिक छूट गए थे उनके हमने एमसीक्यूज डालना स्टार्ट किया है। तो जिन बच्चों को जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में डिटेल्स में बता दूँ देती हूँ। जैसे डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और ये कैसी संरचना होती है, किससे मिलकर बनी होती है। जो डीएनए होता है आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलकर बना होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल हेलिक्स। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। यानी फुल फॉर्म तो होती है इसकी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये कैसी होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जो एक पॉलीन्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा से बना होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए एक लंबी संरचना है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स संरचना होती है। और इसे ये मॉडल किसने दिया था डीएनए का, डीएनए का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में इजी पड़े। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बनी होती है, एक तो शुगर से मिलके बनी होती है न्यूक्लियोटाइड, है ना। जो कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, और एक फास्फेट समूह से, एक नाइट्रोजन बेस से। यानी एक तो शुगर से मिलके बनी होती है, फास्फेट से मिलके बना होगा, और नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है। ये कौन बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और यहाँ पे जो शुगर और जो बेस है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड से यदि फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हमारे पास है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में एक तो होता है प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन होता है वो एडेनिन तथा गवानिन से मिलके बना होता है। ठीक है, और एक होता है पिरिमिडिन, जो एडेनिन किसे आता है, साइटोसिन, यूरिसिल और थायमिन से। साइटोसिन, यूरिसिल और थायमिन, ये तो क्या होता है, पिरिमिडिन। और एडेनिन और गवानिन होते हैं वो क्या होता है, प्यूरिन होता है। ठीक है, जिनमें से ए और टी, ए के सामने हमेशा क्या होता है, टी होता है, और जी के सामने हमेशा क्या होता है, सी होता है। जिनमें ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है, यानी कि दो क्या होता है, हेलिक्स होता है, जिनमें से एक तो क्या होता है 5 डेज से 3 डेज होगा, और दूसरा क्या होगा 3 डेज से 5 डेज होगा। यानी ये संरचनाएं क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज होते हैं, जिनमें ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि डीएनए की जो बैकबोन होती है, ठीक है, बैकबोन वो किस किस से मिलके बनी होती है, वो बनी होती है शुगर तथा फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, शुगर तथा फॉस्फेट से मिलके बनी होती है क्या, डीएनए की बैकबोन। ठीक है, ये हर सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, डीएनए के बारे में। ठीक है, ऐसे ही हम चलो थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो है सिलेबस में आरएनए भी दिया हुआ है। इसके अलावा है ना, मतलब एक जो कुंडली होती है डीएनए की, उसमें क्या है, 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच क्या हो जाएगी, 34 में कितना है, 10 का भाग दो लो, 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। फिर है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन होती है। ठीक है, ये भी किससे मिलके बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, जिसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है, फास्फेट समूह होता है, और
नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस वही है, हमारे पास दो तो होते हैं, जैसे प्यूरिन होते हैं, एडेनिन गवानिन होता है, और जो पिरिमिडिन होते हैं वो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है, ठीक है। जैसे थाइमिन होता है वो तो किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, इसमें थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन गवानिन होता है वो तो सभी में पाया जाता है, डीएनए आरएनए पाया जाता है। साइटोसिन, एडेनिन गवानिन और साइटोसिन ये डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में जो सेकंड होता है कार्बन, उसमें OH ग्रुप है, मतलब सिर्फ H पाया जाता है, O नहीं पाया जाता है। जबकि आरएनए में क्या होता है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कम स्टेबल होता है। ये एंजाइम टीआरएनए आरआरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। जबकि डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसके कारण वो आनुवंशिक संरचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा है कि आरएनए के कितने टाइप होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। कौन सा बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए होते हैं वो डीएनए से जानकारी क्या है, लेकर जाता है। यानी क्या है, डीएनए से जानकारी लेके जाने का कार्य कौन करता है, एमआरएनए, ठीक है। टीआरएनए क्या होता है, एमिनो एसिड लाता है। टीआरएनए का क्या कार्य होता है, एमिनो एसिड लाने का, ठीक है। और आरएनए का काम क्या होता है, राइबोसोम बनाने का कार्य होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें, थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड से अलग करता है। अभी बताया मैंने कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजन क्षार और सुगर से मिलकर बना होता है। जब इसमें फास्फेट समूह जोड़ देते हैं तो किसमें चला जाता है, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप आ गया, सी, यानी फास्फेट समूह की उपस्थिति, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कौन सा पिरिमिडीन क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों समान रूप से पाया जाता है। तो मैंने बताया था एडेनिन गवानिन, कौन से एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों पाया जाता है। जबकि थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसमें, डी, साइटोसिन, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह बंध जो नाइट्रोजनी क्षार को पेंटोस चक्रा के फर्स्ट कार्बन से जोड़ता है कहलाता है। कौन सा है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसे, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस चक्रा के बीच नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध, और दो फास्फेट के बीच कौन सा होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो कौन सा हो गया हमारे पास, बी हो गया। जैसे बी में क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोस चक्रा के फर्स्ट कार्बन से जुड़कर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यदि एक द्विकुंडित डीएनए में 20% साइटोसिन है तो उसमें एडेनिन का क्या प्रतिशत होगा। तो मैंने अभी पढ़ा था, चारगाफ का नियम होता है, जिसमें क्या होता है, ए बराबर तो क्या होता है, टी होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, सी। यानी कि ए बराबर कितना मात्रा में पाया जाता है, टी बराबर पाया जाता है, और जी कितना होता है, सी, ठीक है। तो ये क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन अपने पास 20% है, तो साइटोसिन के बराबर क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन, तो ग्वानोसिन में कितना हो जाएगा, 20%। तो इन दोनों की मात्रा तो कितनी हो गई, 40, 100 में से बचा कितना, 60। तो 60 ये क्या है, टोटल है, मतलब 30 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अपने पास क्या पूछा, एडेनिन, तो एडेनिन की मात्रा कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किसके द्वारा बना होता है। तो शर्करा का आधार किस किस से मिलकर बना होता है, इसका आंसर है शर्करा तथा फॉस्फेट से। किससे मिलकर होना है, शर्करा तथा फॉस्फेट से, यानी बैकबोन भी किससे मिलकर बनी होती है, इससे से। तो पॉलीन्यूक्लियर श्रृंखला का निर्माण, का आधार का निर्माण किससे होता है, शर्करा तथा फॉस्फेट से। साथ ही नाइट्रोजन क्षार होता है वो शर्करा से जुड़ते हैं और उस अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करने का, मतलब आधार को क्या होता है, प्रेषित, यानी कि छोटे छोटे प्रबंध निकलने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डीएनए द्विकुंडलित में दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो बताओ, एक कुंडली होती है, उसमें क्या होती है, दूरी कितनी होती है, 34 नैनोमीटर एक कुंडली के बीच। और नाइट्रोजन क्षार कितने हैं अपने पास, 10, तो 10 का भाग दे दो इसमें, मतलब 3.34 नैनोमीटर आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.34 नैनोमीटर, यानी फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आ गया इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन है आंसर बी। अच्छा, 34 नैनोमीटर, सॉरी, कौन सा हो जाएगा, इनके बीच कितना होता है, 3.4, तो कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। आंसर कौन सा हो गया अपने पास, 0.34 नैनोमीटर, ये आ जाएगा आंसर बी। तो इसमें देखो,
डीएनए कुंडली का जो पिच होता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं कुंडली में अपने पास, 10 होते हैं, तो 10 का भाग दे दो इसमें, तो ए के बीच कितनी दूरी हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, थायमिन का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या होगा। थायमिन का दूसरा नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 5 मेथिल यूरेसिल। क्या हो जाएगा, थायमिन का क्या बोलते हैं, जो यूरेसिल में 5वें स्थान पे क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो क्या कहलाता है, थायमिन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको ये याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन हमारे पास। 8वां क्वेश्चन है, केंद्रक में अम्लीय पदार्थ की खोज सबसे पहले किसने की थी और इसने न्यूक्लियर नाम किसने दिया था। तो डीएनए का मॉडल तो किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, लेकिन केंद्रक में क्या है, अम्लीय पदार्थ पाया जाता है और वो कैसा होता है, जिसे नाम किसने दिया था, यूक्लिन। तो किसने दिया था, उसका नाम बताओ। ये है फ्रेडरिक मेशर। फ्रेडरिक मेशर ने बताया था कि केंद्र में एक अम्लीय पदार्थ पाया जाता है और उसे उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है। 8 के बाद है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवता रखती है, यानी एक 3 डेज से 5 डेज होती है, तो एक 5 डेज से 3 डेज होती है। इसका मतलब एक श्रृंखला की ध्रुवता 5 डेज से 3 डेज की होती है, तो दूसरी की ध्रुवता 3 डेज से 5 डेज होती है, तो दोनों कथन सत्य है, तो इसका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 10वां क्वेश्चन हमारे पास। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है। इसलिए रहती है कि एक साइड तो क्या होता है, ए बराबर टी, दूसरी साइड क्या होता है, जी बराबर सी। यानी कि ये क्या होता है, एडिनिन, और ये क्या हो गया, पिरिमिडिन। ये क्या हो गया, एडिनिन, और ये क्या हो गया, पिरिमिडिन। तो दो दो क्या होता है, जो जो एक एडिनिन और एक प्यूरिन पाया जाता है, ठीक है, इसके कारण। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। यानी क्योंकि सदैव प्यूरिन की विपरीत दिशा में क्या होता है, पिरिमिडिन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। 11वां क्वेश्चन है, एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिसिन और साइटोसिन के बीच कितने होते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच तो कितने होते हैं, डबल बॉन्ड, और ग्वानिसिन और साइटोसिन के बीच कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी, ठीक है। उसके बाद है 12वां। 12वां के बाद है, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कौन सी विशेषता डीएनए द्विकुलीय संरचनाओं को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। यानी कि हाइड्रोजन के अलावा उसका कौन सी ऐसी विशेषता है जो डीएनए द्विकुलीय संरचनाओं को क्या करती है, अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। तो क्या करती है, ए बराबर टी होता है, उसके बाद क्या होता है, जी बराबर सी होता है, फिर ए बराबर टी होता है। यानी कि नाइट्रोजन क्षार के जो पेड़ होते हैं, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ पाना, ठीक है। तो इसमें है बी, एक क्षार युग्म की तरह के ऊपर दूसरे का स्थित होना, ठीक है। 12 के बाद है 13वां क्वेश्चन। क्या है 13वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता आरएनए को डीएनए की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील और कम स्थिर बनाती है। हमने बताया था कि सेकंड जो कार्बन होता है उसमें क्या है, आरएनए में OH ग्रुप पाया जाता है, जबकि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, केवल H पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होती, जिसके कारण क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण ये एंजाइम फॉर्म वगैरह में काम किया जाता है और वायरस वगैरह इनमें पाया जाता है। जबकि डीएनए होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जेनेटिक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के रूप यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी, यानी कि आरएनए मतलब राइबोज शुगर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, बी। उसके बाद है 14 क्वेश्चन। 14 है, डीएनए इज ये क्या है, आनुवंशिक संरचनाओं के संचय हेतु आरएनए की तुलना में डीएनए को प्राथमिकता दी जाती है। कारण डीएनए संरचनात्मक और रासायनिक रूप से आरएनए की तुलना में अधिक स्तर है, दोनों है, और साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो कौन सा आ जाएगा इसका, फर्स्ट, एक्सप्लेन भी कर रहा है, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमारे पास 15 क्वेश्चन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 डेज किनारा किसे दर्शाता है। 5 डेज किनारा किसको दर्शाता है, कि 5 शर्करा के 5 डेज कार्बन पे क्या होता है, फास्फेट समूह पाया जाता है। तो क्या दर्शाता है, शर्करा के जो 5 डेज होते हैं, शर्करा को उसकी पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो जैसे राइबोस होती है वो तो आरएनए पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। तो उनकी 5 डेज कार्बन पे क्या होता है, फास्फेट समूह पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 16 क्वेश्चन। 16 है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉली डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किस बंध के माध्यम से करते हैं, यानी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में। तो कौन सा बंध पाया जाता है उनमें, ये पाया जाता है 3 डेज 5 डेज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, 3 डेज 5 डेज
फॉस्फोडाइएस्टर बंद पाया जाता है, जिसके कारण डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एक न्यूक्लिक यानी अडेप्टर के रूप में कार्य करता है, जो अमीनो अम्ल को mRNA तक लेके जा रहे हैं, यानी लेके जाने का कार्य करता है। वो किसके लिए पढ़ा था हमने? tRNA के लिए पढ़ा था। ठीक है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है? एक कुंडली का पिच घुमाव कितना होता है? तो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। जस्ट अभी हमने पढ़ा था। और दो जो नाइट्रोजन बेस उनके बीच गैप कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। उसके बाद है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है हमारे पास, किस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन और थाइमिन, यानी कि एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, और जी और इसका अनुपात क्या है? ये स्थिर रहता है तथा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये किसने बताया था? चारगाफ का नियम। किसे बोलता है? चारगाफ का नियम। ठीक है, उसके बाद है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो है फर्स्ट है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, सही है। इसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है, ये भी श्रृंखला है। वामावर्त गलत, वामावर्त नहीं होती, दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? सी, केवल थर्ड गलत है। कौन सा गलत है? थर्ड। क्यों? क्योंकि ये वामावर्त नहीं होती, कैसे होती है? दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कौन सा है? 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ए है 5 मेथिल यूरेसिल। अभी अपन ने पढ़ा था थाइमिन होता है। क्या होता है? 5 मेथिल यूरेसिल क्या होता है? थाइमिन होता है, यानी फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी। ठीक है, उसके बाद है प्यूरिन। साइटोसिन क्या होता है? साइटोसिन क्या है अपने पास? क्या है? एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन होता है। एडेनिन क्या हो गया? प्यूरिन हो गया, तो 3 में ए। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट। और 2 साइटोसिन क्या हो गया? बीडीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट आंसर हो गया इसका। उसके बाद है 22, कुछ स्थितियों में कौन सा अणु संरचनात्मक व उत्प्रेरक अणु के रूप में कार्य करता है? कौन करता है संरचनात्मक और उत्प्रेरक के रूप में? आरएनए। कौन करता है? आरएनए। एंजाइम के रूप में भी करता है, टीआरएनए के रूप में भी करता है, आरआरएनए होता है, और एमआरएनए के फॉर्म में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है 23, आरएनए विषाणु अधिक तेजी से उत्परिवर्तित और विकसित होते हैं, कारण आरएनए अस्थायी होते हैं, तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। सही है, और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो वायरस होता है उनमें क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और आरएनए क्या होता है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने के कारण बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जिसके कारण क्या होता है? वायरस पे अपनी रेप्लिकेशन क्या करने की कैपेसिटी क्या होती है उसकी? ज्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर। उसके बाद है हमारे पास 24। 24 है, एक डीएनए के रज्जु का क्रम, यानी कि मालूम मैंने बताया था दोनों जस्ट अपोजिट है। एक 5 डेज से 3 डेज है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 डेज से 5 डेज हो जाएगा। तो पहले तो अपन को क्या है? 3 डेज वाले देखने, ये दोनों ही सही होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि ए के अपोजिट क्या होता है? टी, और जी के अपोजिट क्या होता है? सी। तो यहाँ ए है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? फर्स्ट टी होना चाहिए। तो अपने पास कौन सा हो गया? बी। उसके बाद है 25 क्वेश्चन। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से समझता है कि आरएनए की तुलना में डीएनए एक अधिक उपयुक्त आनुवंशिक पदार्थ क्यों है? क्योंकि डीएनए क्या होता है, उसमें सेकंड जो कार्बन होता है उसमें क्या होता है? OH नहीं पाया जाता है, केवल H पाया जाता है, जो उसको अतिरिक्त स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाता है, मतलब वो एक्टिव कम हो जाता है, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होता है? सहायक होता है, संग्रह करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें आंसर अपने पास? सेकंड। क्या आ जाएगा इसका? बी, बी आंसर आ जाएगा। डीएनए रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील और संरचनात्मक रूप से अधिक स्टेबल है। ठीक है, आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, जो आपको, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एमसीक्यूज चाहिए, ताकि आपको उस टॉपिक को समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आएगा। थैंक यू।